हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफी और ज्योग्राफी में हमारा टॉपिक चल रहा था साइक्लोन। तो उसमें ही आज हम आगे पढ़ेंगे कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात ट्रॉपिकल साइक्लोन्स क्या होते हैं। फ्रेंड्स, ये वाले जो चक्रवात होते हैं ये सबसे ज़्यादा विनाशकारी होते हैं और इन्हें समझना भी हमारे लिए ज़रूरी है। तो लेकिन इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि अभी मैंने एक ज्योग्राफी में ही इंडिया के मैप को याद करने के लिए एक सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें मतलब शॉर्ट्स बनाए हैं आपके लिए छोटे छोटे, ताकि आपको एक बार में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग भी ना हो। तो उन शॉर्ट्स के जरिए आप मैप को याद कर सकते हैं इंडिया के। क्योंकि क्या होता है ना, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि कोई भी दे देंगे माउंटेन रेंजेस या नदियाँ, उनको कहेंगे नॉर्थ से साउथ लगाओ, ईस्ट टू वेस्ट लगाओ, ऐसा कुछ लगाने को आ जाता है क्रम। तो उस वक्त हमें याद नहीं आता, लेकिन अगर आप हमारी ट्रिक से याद करेंगे तो आपको ज़रूर याद रहेगा। और दूसरी बात, अगर आप वो सीरीज़ देख रहे हैं तो क्या बोलते हैं, आप एक खाली मैप लीजिए और उस मैप पर खुद से प्रैक्टिस जरूर करिए, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आप एक खाली मैप लेके, अगर 1 रुपए का मिल जाता है नॉर्मली मैप, लेकिन अगर आपको वो भी लेना तो आप हाथ से बना सकते हैं, वो और अच्छा है। आप हाथ से मैप बनाइए, पहले ख़राब बनेगा फिर ठीक बनने लगेगा, और उसमें आप प्रैक्टिस करते रहिए इनको बनाने की क्रम से। और अगर आपको वो सीरीज़ पसंद आ रही है तो फ्रेंड्स, बस इतना मैं चाहती हूँ कि थोड़ा रिस्पॉन्स मिलता है तो अच्छा लगता है। तो आप इन वीडियोस को जरूर दूसरे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, और आप इन वीडियो को देखते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। दैट्स इट, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाएँ, और जितना अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा उतना मुझे काम करने के लिए इनकरेज भी होंगी मैं। तो हम अपना टॉपिक देखते हैं फाइनली आज का। तो इससे पहले हम देखते हैं एक फैक्चुअल क्वेश्चन। इंडिया और वियतनाम के बीच जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होती है उसका नाम क्या है? विन बैक्स है, विन बैक्स। अब देखिए, इसमें वी से वियतनाम है, आई से इंडिया है, तो आपको वैसे याद हो जाएगा विन बैक्स किसका है, वियतनाम और इंडिया के बीच की मिलिट्री एक्सरसाइज है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि उष्ण कटिबंधीय चक्रवात क्या होते हैं। देखिए फ्रेंड्स, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि उष्ण कटिबंध जो ट्रॉपिकल क्षेत्र होता है उस पर आते हैं। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में के महासागरों में उत्पन्न तथा विकसित होने वाले चक्रवातों को उष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। मैंने आपको बताया कि जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होता है उसमें ये बनते हैं। ये 5 से 30 डिग्री उत्तर तथा 5 डिग्री से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच उत्पन्न होते हैं। यानी 5 से 30 डिग्री के बीच का जो क्षेत्र होता है वहां पर ये उत्पन्न होते हैं, उत्तर और दक्षिण में। तो 0 से 5 डिग्री क्यों नहीं होते? फ्रेंड्स, वहां पर कोरियोलिस, भूमध्य रेखा पे कोरियोलिस बल जो होता है वो 0 होता है। तो कोरियोलिस बल नहीं होने के कारण ये भूमध्य रेखा में नहीं बनते। और ये इसके बाद क्यों नहीं बनते हैं? इसके बाद इनके लिए क्या होता है ना, ओशन का टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा चाहिए, उसके बाद ओशन का टेम्परेचर थोड़ा ठंडा हो जाता है, इसलिए उधर आगे भी नहीं बनते हैं। तो ये कितने क्षेत्र में बनते हैं? 5 से 30 डिग्री उत्तर दक्षिणी क्षेत्र में बनते हैं। देखिए, ध्यातव्य है कि भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 से 8 डिग्री, ये 5 है, 5 डिग्री से 8 डिग्री अक्षांश वाले क्षेत्रों में न्यूनतम कोरियोलिस बल के कारण इन चक्रवातों का प्रायः अभाव रहता है। ठीक है, 5 डिग्री से 8 डिग्री अक्षांश जो होगा, यहाँ पर कोरियोलिस बल नहीं होता है, इसलिए इन चक्रवात का अभाव रहता है, यहाँ नहीं बनते ये चक्रवात। देखिए फ्रेंड्स, जैसे ये मान लीजिए हमारा ग्लोब है, अर्थ है, ठीक है, इसमें यहाँ पर हमारा 0 डिग्री है, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे पाँच पाँच में 5 डिग्री होगा, 5 to 30 डिग्री, ये 30 डिग्री मान लीजिए। तो ये वाला जो क्षेत्र होगा ये यहाँ पर आएंगे और ये इस क्षेत्र में आएंगे, ठीक है। इसके ऊपर या नीचे ये वाले साइक्लोन नहीं आते हैं। फ्रेंड्स, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात अत्यधिक विनाशकारी वायुमंडलीय तूफान होते हैं। मैंने आपको बताया कि जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात होते हैं वो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, बहुत ही विनाशकारी होते हैं, जिनकी उत्पत्ति कर्क एवं मकर रेखाओं के मध्य महासागरीय क्षेत्रों में होती है। देखिए, कर्क रेखा और जो मकर रेखा होती है, हमारी कर्क रेखा कितनी 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ पे होती है, और मकर रेखा 66.5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ में मिलती है। तो इनके बीच का जो क्षेत्र है, वहाँ के जो महासागर है उनमें ये उत्पन्न होते हैं। तत्पश्चात इनका प्रवाह स्थलीय क्षेत्रों की तरफ होता है। फ्रेंड्स, अगर आपका बिल्कुल भी बेसिक, अगर जैसे कर्क रेखा, मकर रेखा, ये भी आपका क्लियर नहीं है, तो आप जो मैं एनसीईआरटी सीरीज आपके लिए बना रही हूँ उसको ज़रूर देखिए। तत्पश्चात इनका प्रवाह स्थलीय क्षेत्र की तरफ होता है। इसके बाद क्या होता है, ये स्थल की तरफ, पहले ये महासागर में उत्पन्न होते हैं, फिर ये स्थलीय जो मतलब लैंड का क्षेत्र होता है स्थल का, उसकी तरफ जाते हैं। वह स्थान जहाँ से उष्ण कटिबंधीय चक्रवात तट को पार कर जमीन पर पहुंचते हैं उसे चक्रवात का लैंडफॉल कहते हैं। देखिए, पहले कहाँ पर उत्पन्न होंगे? ये महासागर में उत्पन्न होंगे। महासागर में उत्पन्न होने के बाद ये स्थल की तरफ जाते हैं,
तो स्थल में जहाँ पर ये पहले पहुँचते हैं, जहाँ पर ज़मीन पे पहले पहुँचते हैं, उधर कहेंगे हम चक्रवात का लैंडफॉल हुआ है। देखिए लैंड यानी स्थल, फॉल मतलब गिरना, तो वहाँ पर ही सबसे पहले इनका लैंडफॉल आए हैं सबसे पहले चक्रवात उस जमीन पर। तो देखिए भूमध्य रेखा के समीप जहाँ दोनों गोलार्धों की व्यापारिक पवनें मिलती हैं उसे अंतः उष्ण अभिसरणीय क्षेत्र ITCZ इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन कहते हैं। इस अभिसरण क्षेत्र तल का उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्धों में विस्थापन होता है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको पढ़ाया था उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, जहाँ पर दोनों 0 डिग्री भूमध्य रेखा के आसपास जो व्यापारिक पवनें होती हैं वहाँ पर क्या होता है, एक लो प्रेशर का क्षेत्र बन जाता है काफ़ी ज़्यादा, उसको हम ITCZ का क्षेत्र कहते हैं। जैसे कि ये हमारा 0 डिग्री हो गया, तो यहाँ पर हमारी जो व्यापारिक पवनें चलती हैं, तो यहाँ पर हमारा ITCZ का क्षेत्र बन जाता है। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु में ITCZ का विस्थापन भूमध्य रेखा से उत्तरी गोलार्ध में होता है। तो मैंने आपको पहले भी समझाया था कि हमारी जो सनरेज होती हैं वो क्या होता है, जब गर्मियाँ होती है ना ग्रीष्म ऋतु, तो वो कर्क रेखा पे सीधी पड़ती हैं ऊपर की तरफ, है ना। ये 0 डिग्री है, यहाँ पर 30 डिग्री है, तो ये 30 डिग्री पे सीधी पड़ेगी। तो ये हमारा ITCZ का क्षेत्र होगा, ये खिसक कर कहाँ जाएगा, 30 डिग्री उत्तरी गोलार्ध की तरफ आ जाएगा। तो देखिए ग्रीष्म ऋतु में ITCZ का विस्थापन भूमध्य रेखा से उत्तरी गोलार्ध में होता है। चूंकि इस अभिसरण तल पर व्यापारिक पवनों का अभिसरण या आरोहण होता है, अतः सतह पर निम्न वायुदाब का विकास होता है। तो देखिए व्यापारिक पवनें जो होती हैं वो यहाँ पर मिलती हैं और ठीक है, और ऊपर उठती हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, काफ़ी लो प्रेशर का क्षेत्र बन जाता है निम्न वायुदाब का, क्योंकि ये गर्म रेखाएं होती है इसलिए। इसी निम्न वायुदाब के केंद्र से विभिन्न क्षेत्रों से पवनें अभिसरित होती है तथा कोरियोलिस बल के प्रभाव से वृत्ताकार मार्ग का अनुसरण करती हुई ऊपर उठती है। फलतः वृत्ताकार समदाब रेखाओं के सहारे उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति होती है। देखिए क्या होता है ना, जब ये पहुंच जाती है हमारा जो मतलब जो सनरेज होती है वो नॉर्थ की तरफ सीधी पड़ती है कर्क रेखा पर, तो वहाँ पर हमारा ITCZ जो होता है, सॉरी, वो उत्तर की तरफ खिसक जाता है, जिससे क्या होता है, काफ़ी लो प्रेशर निम्न वायुदाब का क्षेत्र हो जाता है। तो देखिए फिर जब लो प्रेशर का क्षेत्र बन जाता है तो उसके चारों तरफ तेजी से हवाएं आती हैं, ठीक है, ठंडी लो प्रेशर की तरफ। तो निम्न वायु दाब के केंद्र से विभिन्न क्षेत्रों से पवनें अभिसरित होती है। यहाँ पर विभिन्न क्षेत्रों से पवनें आएंगी, ठीक है, काफ़ी तेजी से एक साथ मिलेंगी और कोरियोलिस बल के प्रभाव से वृत्ताकार मार्ग का अनुसरण करती हैं। जब कोरियोलिस बल लगता है, कोरियोलिस फोर्स क्या होता है, हमारे अर्थ के घूमने के कारण कोरियोलिस फोर्स जो होता है वो एक बनता है। तो उसके कारण क्या होता है, ये एक सी नहीं, ये वृत्ताकार मार्ग पर घूमने लगती है, ठीक है, गोल गोल में। इसी के कारण क्या होता है, इस समदाब रेखाएं जो होती हैं मतलब समान दाब की, ठीक है, ऐसे समदाब रेखाएं होती हैं। समदाब रेखाएं जो समान दाब को मिलाने वाली रेखाएं होती है, समदाब रेखाएं वो बनती हैं उन रेखाओं के सहारे जो हमारा उष्ण कटिबंधीय चक्रवात होता है उसकी उत्पत्ति होती है। तो क्या होता है, हमारा उष्ण कटिबंधीय चक्रवात बनने लगता है। क्या था, लो प्रेशर का क्षेत्र था, उसकी तरफ से चारों तरफ से तेजी से हवाएं आती हैं और कोरियोलिस बल के कारण वो तेजी से गोल घूमने लगती हैं, जिसके कारण क्या होता है, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात बन जाता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात में वायु के संचरण की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के चलने के विपरीत दिशा में तथा वामावर्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के चलने की दिशा या दक्षिणावर्त होती है। देखिए ये जो पवनें होती है ना, इनकी दिशा कैसे होती है, अगर आप 0 डिग्री में ऊपर देखेंगे तो क्या होता है कि जो हमारी घड़ी चलती है ऊपर में, ये एंटी क्लॉकवाइज चलती हैं, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगी ये इस तरीके से। और जो हमारा दक्षिणी गोलार्ध होता है इसमें ये क्लॉकवाइज चलती हैं। तो ये इनकी दिशा होती है। तो ये क्या होती है, उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज, इन जो पवन होती है उनकी दिशा। इन चक्रवातों की गति महासागरों के ऊपर तीव्र रहती है, परंतु स्थल पर पहुंचते पहुंचते ही कमजोर हो जाते हैं तथा स्थल के आंतरिक भागों तक पहुंचने से पहले ही समाप्त हो जाते हैं। देखिए ये जो चक्रवात हैं, ये इनकी गति जो महासागर होती है उनमें खूब तेज रहती है, लेकिन स्थल पे क्या होता है, काफी घर्षण होता है ना, तो स्थल पर पहुंचने पर ये कमजोर हो जाते हैं तथा स्थल के आंतरिक भाग में पहुंचने से पहले ही खत्म हो जाते हैं, बहुत अंदर तक नहीं पहुंचते। यही कारण है कि इन चक्रवातों से महाद्वीपों के तटीय भाग अधिक प्रभावित होते हैं। आपने देखा होगा हमारा उड़ीसा का तट जो है, ठीक है, बंगाल का तट है, उन सब पे क्या आता है, चक्रवात आते हैं, प्रभावित करते हैं, लेकिन काफी अंदर तक नहीं जाते हैं ना, अंदर के जो हमारे राज्य है वहां तक नहीं जाते। तो ये महाद्वीपों के जो तट होते हैं वहां के क्षेत्र को प्रभावित करते हैं, अंदर के क्षेत्र को ज्यादा प्रभावित नहीं करते। व्यापारिक पूर्वी पवनों की पेटी का अधिक प्रभाव होने के कारण समानता इनकी गति की दिशा पूर्व से पश्चिम की ओर रहती है। इनकी दिशा क्या रहती है, पूर्व से पश्चिम की तरफ रहती है।
हालांकि इनके मार्ग में क्षेत्रीय विभिन्नताएं होती हैं, लेकिन इनके मार्ग में मतलब हमें कई क्षेत्रीय विभिन्नताएं जैसे जैसा कोई मतलब क्षेत्र अलग अलग होगा तो उस हिसाब से इनकी जो मार्ग होगा वो अलग अलग हो सकता है। देखिए फ्रेंड्स, इन चक्रवातों की गति कैसी रहेगी, पूर्व से पश्चिम की तरफ, मतलब इस तरफ चलते हैं। तभी जो हमारा जो इंडिया है, आपने देखा होगा ऐसे ये वाला वी शेप जो वाला इंडिया है, तो अब देखना ओडिशा का तट हो गया है ना इस यहाँ पे, और आंध्र प्रदेश का तट हो गया है ना इस, और ये बंगाल का तट, यहाँ पर हमारे ज़्यादा चक्रवात आते हैं और विनाश करते हैं। देखिए फ्रेंड, उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की प्रकृति में भिन्नता पाई जाती है। जैसे कि इनकी जो गति होती है उस हिसाब से हम इनको चक्रवात का नाम देते हैं। जैसे कि 32 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गति करने वाले चक्रवात को क्षीण चक्रवात कहते हैं। जो 32 किलोमीटर प्रति घंटे वाला चक्रवात होगा, मतलब उतनी गति से जो हवाएं चल रही होंगी, उनको हम कहेंगे क्षीण चक्रवात, मतलब कमजोर चक्रवात है। वही 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाले चक्रवात को हरिकेन कहते हैं। लेकिन अगर उसकी गति कितनी है, 120 किलोमीटर प्रति घंटे, तो हम कहेंगे हरिकेन है। अगर 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है तो कहेंगे सुपर साइक्लोन है। 200 किलोमीटर बहुत ज़्यादा हो जाता है प्रति घंटा रफ्तार, इसको हम कहते हैं सुपर साइक्लोन। तो गति के हिसाब से हम इनका नाम देते हैं। ये चक्रवात सदैव गतिशील नहीं होते, कभी कभी ये एक ही स्थान पर कई दिनों तक स्थायी हो जाते हैं तथा तीव्र वर्षा करते हैं। कभी कभी तो ये चक्रवात एक से दूसरी जगह पर गति करते हैं, कभी कभी क्या होता है ये एक ही जगह पर बने रहते हैं और वर्षा करते हैं। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात वर्षा के निश्चित समय में ही सामान्यतः ग्रीष्म काल में उत्पन्न होते हैं। देखिए, ये जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है वो मतलब अधिकतर आपको गर्मियों के समय दिखेंगे आते हुए, है ना। ग्रीष्म काल में ही ज़्यादा उत्पन्न होते हैं ये। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के लिए आवश्यक दशाएं। अब देखिए, ये जो चक्रवात है इनको बनने के लिए जरूरी दशाएं क्या है, मतलब कैसी कौन सी ऐसी परिस्थितियां होती हैं जब ये चक्रवात बनते हैं। तो कुछ स्पेसिफिक परिस्थितियां ही होती हैं, विशेष परिस्थितियां जिनमें ये बनते हैं, अदरवाइज ये नहीं बनेंगे। तो इनके लिए क्या चाहिए, इनकी उत्पत्ति एवं विकास के लिए अनुकूल स्थितियां निम्नलिखित हैं। गर्म एवं आर्द्र वायु का लगातार आरोहण होना चाहिए। ठीक है, गर्म वायु होना चाहिए और आर्द्र वायु होना चाहिए, तभी ये बनते हैं, तभी तो लो प्रेशर का क्षेत्र बनेगा। क्योंकि चक्रवात को ऊर्जा की आपूर्ति संघनन की प्रक्रिया में छिपी गुप्त ऊष्मा लेटेंट हीट से होती है। जो चक्रवात है इनको ऊर्जा कहाँ से मिलेगी, संघनन की जो गुप्त ऊष्मा होगी। ठीक है, आसान शब्दों में फ्रेंड्स ऐसे समझिए कि जब संघनन होता है, मतलब जो हमारा वाष्प है जब वो जल में परिवर्तित होगा, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, जो उसमें गुप्त ऊष्मा छुपी होगी, लेटेंट हीट निकलेगी, उसी से ही क्या होगा, जो चक्रवात होगा उसको एनर्जी मिलती है। इसलिए गर्म और आर्द्र वायु का लगातार आरोहण होना चाहिए। ठीक है, बृहद समुद्र सतह, जहाँ समुद्री सतह का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक अधिक होना चाहिए। जो समुद्र सतह का टेम्परेचर है वो 27 डिग्री सेल्सियस 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। अगर इससे कम है तो चक्रवात नहीं बन पाएगा, क्योंकि लो प्रेशर नहीं हो पाएगा। समुद्री सतह पर निम्न वायु दाब का विकास तथा वायु का अभिसरण या आरोहण होना चाहिए। ठीक है, समुद्र की जो सतह है वहाँ पे लो प्रेशर हो, वायु का अभिसरण हो, मतलब खूब सारी वायु आकर एक साथ मिल रही हो, ठीक है, उसका आरोहण हो रहा हो, तभी ये क्या होता है, इस बन पाता है चक्रवात। और है कोरियोलिस बल की उपस्थिति अनिवार्य है, क्योंकि ये वायु को चक्रीय गति प्रदान करता है। कोरियोलिस बल क्या होता है, वायु होती है जो उसी के कारण वो गोल घूमती है, तो कोरियोलिस बल जरूर होना चाहिए, नहीं तो ये चक्रवात नहीं मतलब बन नहीं पाएंगे। धरातलीय चक्रवात के ऊपरी वायुमंडलीय परत में प्रति चक्रवातीय दशा होनी चाहिए। देखिए, धरातल जो होता है ना, हमारा जो नीचे की सतह होगी उसके ऊपर जो वायुमंडल की परत है वहां पर प्रति चक्रवातीय दशाएं होनी चाहिए, तभी ये हमारे साइक्लोन बनते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की संरचना कैसी होती है। देखिए, चक्रवात की आंख क्या होता है ना, बीच में क्या होता है, चक्रवात होता है जो बीच का क्षेत्र होता है, यहाँ पर होती है हमारी आई। ठीक है, आंख वाली आई है ना, यहाँ होती है हमारी आई। तो देखिए, बीच में क्या होती है, चक्रवात की आंख होती है। तो कैसे, चक्रवात के केंद्र या मध्य भाग को चक्रवात की आंख कहते हैं। इस क्षेत्र में वायु का आरोहण नहीं होता है, जिसके कारण वर्षा के लिए प्रतिकूल स्थिति बनी रहती है। ये जो क्षेत्र होता है ना फ्रेंड्स, बीच का क्षेत्र, उसे हम कहते हैं चक्रवात की आंख, आई ऑफ द साइक्लोन। इस क्षेत्र में क्या होता है, वायु का आरोहण नहीं होगा, यहाँ पे वर्षा के लिए प्रतिकूल स्थिति बनी रहेगी। अगर आप इस क्षेत्र में होंगे तो यहाँ पर मतलब वायु आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, और साथ में ही आपको ऊपर बादल भी नहीं दिखेंगे, आपको इस क्षेत्र में लगेगा ही नहीं कोई साइक्लोन है, मतलब एकदम शांत क्षेत्र होता है। चक्रवात के केंद्र में शांत क्षेत्र पाया जाता है और इसके ऊपर मेघ नहीं होते। इस भाग में पवन का वेग बहुत ही धीमा हो जाता है तथा पवन मंद गति से अलग अलग दिशाओं में चलना शुरू कर देती है।
तापमान अधिक और आर्द्रता काफ़ी कम हो जाती है। अगर आप बीच में आई में रहेंगे तो उसमें क्या है, शांत क्षेत्र होता है, ऊपर मेघ यानी बादल नहीं होते हैं, जो पवन होती है वो बहुत धीमी होती है, वायु पवन मंद गति से अलग अलग दिशाओं में चलती है, पवन अधिक और आर्द्रता काफ़ी कम होती है, तापमान अधिक होता है और आर्द्रता कम होती है आई में। आई क्या है, आई में क्या होगा, शांति होगी। अब देखिए आँख के चारों ओर होती है आई वॉल, है ना, आँख की दीवार। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, यह केंद्र या मध्य भाग का वह क्षेत्र होता है जहाँ वायु का अधिक तीव्रता से आरोहण होने के कारण अत्यधिक मात्रा में वर्षा होती है। यहाँ पर क्या होगा, ये जो केंद्र होता है, ठीक है, उसके आँख जो होती है उसकी साइड का भाग होता है बाहर का, जहाँ वायु क्या है, अधिक तीव्रता से आरोहण होता है उसका, जिसके मतलब कारण अत्यधिक मात्रा में वर्षा होती है। इस क्षेत्र में जो वर्षा है वो बहुत ज़्यादा होगी। इसी क्षेत्र में पवनों का वेग अधिकतम होता है, यहाँ पर जो पवन होंगे उनका वेग अधिकतम होगा। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया कि बीच में आँख होती है, आई होती है, ठीक है, आई के चारों तरफ क्या होता है, आई की दीवार होती है, आधा आई वॉल। यहाँ पर क्या होता है, तेजी से वायु ऊपर उठती है, वायु का आरोहण होता है, जिसके कारण यहाँ पर तेजी से वर्षा होती है, काफ़ी काफ़ी तेजी से। इसके बाहर क्या होती है, इसके बाहर होती है वर्षण सर्पिल पट्टी। यहाँ पर ये हो गई वर्षण सर्पिल पट्टी। ये आँख की दीवार से सटा हुआ बाह्य क्षेत्र होता है, जहाँ अपेक्षाकृत कम वर्षा में कम मात्रा में वर्षा होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, आई होगी, आई में क्या होता है, शांत क्षेत्र होता है यहाँ पर, ठीक है। आई के बाहर का जो क्षेत्र होता है यहाँ पर काफ़ी तेज वर्षा होती है, और बाहर होती है वर्षण सर्पिल पट्टी, ठीक है, यहाँ पर जो है काफ़ी कम वर्षा होगी। ये आई वॉल होगी, उसके बाहर का क्षेत्र होता है। इसके बाद देखिए वलयाकार क्षेत्र, ये चक्रवात की बाहरी सीमा है। यहाँ वायु के अवरोहण, वायु का सतह पर बैठना से वर्षा की लिए प्रतिकूल स्थिति बनती है। जो बाहर का क्षेत्र होगा वो वलयाकार क्षेत्र होगा, वर्षण सर्पिल के बाहर का क्षेत्र। यहाँ पर क्या होता है, वायु नीचे बैठती है, जिसके कारण वर्षा के लिए प्रतिकूल स्थिति बनती है, यहाँ वर्षा नहीं होती। उसके बाहर क्या होती है, संवहनीय पट्टी। यह वलयाकार क्षेत्र से सटा बाह्य क्षेत्र होता है। यहाँ क्षेत्रीय प्रभाव के कारण संवहनीय वर्षा, संवहनीय तरंग के रूप में वायु के ऊपर उठने के कारण संवहनीय वर्षा होती है। इसके जो बाहर का क्षेत्र होता है वहाँ फ्रेंड्स, वहाँ पर क्या होता है, संवहनीय वर्षा होती है। तो देखिए आई का क्षेत्र हुआ, उसके बाहर होगा आई वॉल, ठीक है। आई वॉल के बाहर होती है वर्षण सर्पिल पट्टी, वर्षण सर्पिल पट्टी के बाद वलयाकार क्षेत्र, और उसके बाद बाह्य संवहनीय पट्टी होती है। तो देखिए आई बॉल शांत क्षेत्र होता है, आँख की दीवार जो होती है उधर पे तेज बारिश होती है, वर्षण सर्पिल पट्टी में कम उससे कम वर्षा होती है, और जो वलयाकार क्षेत्र होता है वहाँ पर क्या होती है, वर्षा नहीं होती है, और संवहनीय पट्टी में संवहनीय वर्षा होती है। यानी कि जो क्षेत्र होता है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो वहाँ से वायु उठकर ऊपर जाती है और फिर वहाँ पर वर्षा होती है, संवहनीय वर्षा। आकार तथा विस्तार, इसका आकार वृत्ताकार और दीर्घाकार होता है। ये जो चक्रवात होते हैं ये आपको वृत्ताकार या दीर्घ वृत्ताकार रूप में मिल जाएंगे। इनका उष्ण कटिबंधीय चक्रवात का विस्तार शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की अपेक्षा बहुत कम होता है। इनका जो विस्तार होता है ना वो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की अपेक्षा बहुत कम होता है, ठीक है। इनका व्यास समानता 80 से 300 किलोमीटर तक होता है। कुछ ऐसे चक्रवात भी होते हैं जिनका व्यास 40 से 50 किलोमीटर ही होता है, ठीक है। अब क्या है, उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के प्रमुख क्षेत्र। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो चक्रवात है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, इनके नाम भी अलग अलग होते हैं। ये कहाँ उष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र होता है, मैंने आपको बताया उधर आते हैं, लेकिन इनके नाम अलग अलग हैं क्षेत्र के हिसाब से। जैसे जो कैरेबियन सागर है उसमें आने वाले चक्रवातों को हरिकेन कहते हैं, ठीक है। ये मुख्यतः जून से अक्टूबर तक आते हैं। कहाँ, ये जून से अक्टूबर तक आएंगे। अगर चीन सागर में ये चक्रवात आते हैं तो मैंने टाइफून्स कहते हैं। ये जुलाई से अक्टूबर के बीच आते हैं। ये फिलीपींस, चीन तथा जापान को प्रभावित करते हैं, तो मैंने क्या कहते हैं, टाइफून। और हिंद महासागर क्षेत्र में ऐसे चक्रवातों को चक्रवात के नाम से ही जाना जाता है। जो हमारा इंडियन ओशन का क्षेत्र है वहाँ पर हम कहेंगे साइक्लोन। ये भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, मेडागास्कर तट के तथा पता नहीं क्या लिखा है, के उत्तरी तट पर आते हैं। मेडागास्कर के ये उत्तरी तट पर आते हैं। ऑस्ट्रेलिया में इन चक्रवातों को विली विलीज कहते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ क्या कहते हैं, हमारे यहाँ तो साइक्लोन ही कहते हैं। और यहाँ मेडागास्कर की बात है, ऑस्ट्रेलिया, टाइपिंग मिस्टेक हुई, ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी तट पर आते हैं। तो इनके नाम कैसे हैं, कैरेबियन सागर में हम कहेंगे इन्हें हरिकेन, ठीक है, जो हमारा उधर का क्षेत्र हो गया अमेरिका के पास का, ठीक है। कैरिबियन में कहेंगे हम इनको हरिकेन, चीन सागर में हम इन्हें कहेंगे टाइफून्स, या फिलीपींस के क्षेत्र में, हमारे इंडियन ओशन के क्षेत्र में हम इन्हें कहते हैं चक्रवात, और ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्र में हम कहते हैं इन्हें विली विलीज।
तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये मतलब जो साइक्लोन वाला टॉपिक है वो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर इन केस कोई रह जाता है, आपको कुछ समझ नहीं आता है, तो आप पूछ सकते हैं, कोई डाउट होता है तो। आगे हम देखेंगे कि इन चक्रवातों का नामकरण कैसा कैसे होता है और एंटी साइक्लोन्स क्या होते हैं। थैंक यू।